गुड मॉर्निंग फ्रेंड। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। आज हम लोग सुनेंगे शिवखेड़ा साहब का बुक जिन्होंने लिखा है जीत आपकी। इसका चैप्टर नंबर 7, इसका टाइटल है आपसी मेलजोल का महत्व। मैं व्यावहारिक काबिलियत को किसी भी दूसरी काबिलियत की तुलना में ज़्यादा पैसा दूंगा, इसे कहा है जॉन डी रॉकफेलर ने। हमारी ज़्यादातर समस्याएं व्यवसाय प्रोफेशन से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़ी होती हैं। जब हम लोगों से जुड़ी समस्याएं सुलझा लेते हैं तब हमारे व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। वस्तु ज्ञान प्रोडक्ट नॉलेज से ज़्यादा जरूरी है व्यक्ति ज्ञान पीपल नॉलेज। सफल लोग अपनी शख्सियत खुशनुमा और आकर्षक बना देते हैं और यही बात उन्हें करिश्माई बनाती है। इससे दूसरों से दोस्ताना मदद पाने में सहूलियत होती है। एक अच्छी या खुशनुमा शख्सियत को पहचानना तो आसान है लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। एक इंसान के चलने और बात करने के ढंग, उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, उसकी गर्मजोशी और उसके ठोस आत्मविश्वास में झलकती है। एक खुशनुमा शख्सियत इंसान के नज़रिए, उसके व्यवहार और हाव भाव के मेल से बनती है। अगर हमारी शख्सियत हमारे चेहरे और दिल दोनों से झलक रही है तो हम अपना आकर्षण उम्र के किसी भी दौर में नहीं खोएंगे। खुशमिजाज दिखना हमारी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी है। जो हमारे चेहरे से झलकता है वह हमारे शरीर के कपड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है। खुशमिजाजी जूतों की चमक या सैलूनों में शरीर की पॉलिश कराने से नहीं पैदा होती। खराब चरित्र को छिपाने के लिए आकर्षक हाव भाव का इस्तेमाल थोड़ी देर तक तो किया जा सकता है, लेकिन असलियत खुलते देर नहीं लगती। जिन रिश्तों की बुनियाद चरित्र पर नहीं बल्कि सिर्फ प्रतिभा, टैलेंट और शख्सियत पर टिकी होती है, वे जिंदगी में परेशानियों और दुखों के सिवा कुछ नहीं लाते। अच्छे चरित्र के बगैर करिश्मा उसी तरह है जैसे अच्छाई के बिना अच्छी शक्ल। इसका सार यह है कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए चरित्र और करिश्मा दोनों का मेल होना जरूरी है। व्यक्तित्व में टिकाऊपन इसी से आता है। नम्रता सबके साथ रखे मगर नज़दीकी बहुत कम के साथ, और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख लें। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाले पौधों की तरह है और उसे ये दोस्ती का दर्जा पाने से पहले मुश्किलें सहने के बावजूद खड़ा रहना होगा। जॉर्ज वॉशिंगटन। जीवन एक गूंज है, लाइफ इज एन इको। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वो फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वो पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने जिंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वो डर कर बचाव के लिए अपने माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वो पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहां गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और वही आवाज़ें गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। जीवन एक बूमरैंग है, लाइफ इज ए बूमरैंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हो, काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। नीचे लिखी कहानी द बेस्ट ऑफ बिट्स एंड पीसेस से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह का औजार जो फेंके जाने पर फेंकने वाले के पास वापस चला आता है। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नासी पैडेरेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठा होंगे उन्हें वे अपने पढ़ाई और रहने में खर्च करेंगे। जब महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी, उन दिनों ये एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी दिया और कहा कि वे ये बाकी रकम कमाकर जल्दी से जल्दी उनके पास भेज दें। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का भी अंत दिखने लगा। लेकिन पैडेरेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता।
उन्होंने वो करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताने के तौर पर ले लो, बाकी बची रकम मैं ले लूंगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेडेल्स्की जब अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था और वो था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हुबर। हुबर ने बिना देर के कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडेल्स्की भूखे लोगों को समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हुबर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हुबर का जवाब था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं मिस्टर पेडेल्स्की, आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है, जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। इसे कहा है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, ये प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। वे कौन सी वजह है जो अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट बनती है? What are some factors that prevent building and maintaining positive relationship? इनमें से ज्यादातर वजहों में के मायने साफ है। यह इस अध्याय के आखिर में उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, तहजीब की कमी, लैक ऑफ कॉस्टी, लापरवाह व्यवहार, इनकॉन्सिडरेट बिहेवियर्स, वादों को पूरा न करना, नॉट मीटिंग कमिटमेंट, रूखा व्यवहार, रूड बिहेवियर, सच्चाई और ईमानदारी की कमी, लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड होनेस्टी, स्वार्थी रवैया, सेल्फ कॉन्ट्रेडनेस, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वो खुद को बहुत छोटा बना लेता है, अक्खड़पन, एरोगेंस, अक्खड़ आदमी अपने विचारों और ज्ञान से संतुष्ट रहता है, उसका हमेशा ज्ञानी बना रहना तय है, अहंकार, कॉन्सिएट, चूंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती इसलिए वो खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। जॉन ने डींग हाकी, मेरे बेटे ने मुझसे समझदारी ली है। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जरूर ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। नकारात्मक नजरिया, नेगेटिव एटीट्यूड, बंद दिमाग, क्लोज माइंड, ध्यान से सुनने की कमी, लैक ऑफ लिसनिंग, संशयवादी मिजाज, सस्पिशियस नेचर, नैतिक मूल्यों के सम्मान की कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज, लो वैल्यूज, अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, दया की कमी, लैक ऑफ कॉम्पेसेशन, क्रूरता कमजोरी की निशानी है, उतावलापन, इम्पेशेंस, क्रोध, एंगर, गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। तिकड़मी व्यवहार, मैनिपुलेटिव बिहेवियर, सामना करने की हिम्मत न होना, एस्केपियट बिहेवियर, तुनक मिजाजी, टची नेचर, अस्थिरता, इनकॉन्सिस्टी, सच्चाई को स्वीकार करना, अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, पिछले बुरे अनुभव, पास्ट बैड एक्सपीरियंस, अपेक्षा का नजरिया, एंड अनकेयरिंग एटीट्यूड, अपेक्षित होने की भावना, अच्छा एहसास नहीं है, ये दिलचस्पी की कमी जाहिर करता है। लालच, ग्रीड, समुद्र के पानी की तरह है, जितना पीते हैं उतनी ही प्यास उतनी ही बढ़ती है। इस सूची में शायद सारी बातें नहीं हैं, हमें से ज्यादातर लोगों में ऊपर लिखे कुछ लक्षण हो सकते हैं, किसी में एक बात ज्यादा हो सकती है और किसी में एक कम। हमारा मकसद इन क्षेत्रों को परखना और सही राह पर चलना है। अहंकार और गर्व में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड प्राइड। अहंकारी सही रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है, ये नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियलपन को जन्म देता है। स्वस्थ गर्व तो किसी काम के पूरा होने से मिलने वाली विनम्र संतुष्टि की भावना है। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल होता है। दिमाग जितना चढ़ा होगा सिरदर्दी उतनी बड़ी होगी और दिल जितना बड़ा होगा विनम्रता उतनी ज्यादा होगी। किसी की उपलब्धियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बददिमागी का हक किसी को नहीं है। गर्व जरूर होना चाहिए लेकिन बददिमागी नहीं। अहंकार, मैं सब कुछ जानता हूं वाला नजरिया, ईगो, द आई नो इट ऑल एटीट्यूड। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है और वो समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अहंकारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुशमिजाज नहीं होता बल्कि गलती से कभी कभी खुशमिजाज हो जाता है। एक बॉस ने अपने एक कर्मचारी से पूछा, तुम्हें तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी चाहिए? उस कर्मचारी ने कहा, बहुत ज्यादा, मैं भगवान से इसकी प्रार्थना करता आया हूँ। बॉस ने जवाब दिया, अब तुम्हें यह नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने मुझसे
ऊंचे अधिकारी से बात की है। एक अहंकारी दूसरे को सदा नीचा दिखाता है। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम करता है। इसे कहा है न्यू ट्राकले ने। अपनी भलाई के बारे में सोचने और स्वार्थी होने में अंतर है। क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इंटरेस्ट? इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। स्वार्थी होना नकारात्मक और बर्बादी लाने वाला भाव होता है। ये रिश्तों को तोड़ता है क्योंकि ये गलत मूल्यों पर आधारित होता है। स्वार्थी व्यक्ति पाने और खोने के सिद्धांत पर विश्वास करता है। दूसरी ओर अपनी भलाई की चिंता करना उचित है। इससे समृद्धि, मानसिक शांति, अच्छी सेहत और खुशियां बढ़ती है। अपनी भलाई चाहने की भावना सबकी जीत में विश्वास करती है। ईर्ष्या, देश, केकड़ा स्वभाव, एनवी, जेलेसी, क्रैब मेंटेलिटी। ईर्ष्या उस बाघ की तरह है जो न केवल अपने शिकार को बल्कि उस हृदय को भी चीर डालती है जिसमें वो बसती है। इसे कहा है माइकल बियर ने। केकड़ा स्वभाव क्या है? क्या आप जानते हैं? यदि आप केकड़ों को किसी खुले हुए बक्से में डाल दें तो भी वे बक्से में ही रहेंगे। केकड़े रेंगते हुए आसानी से बाहर निकलकर आजाद हो सकते हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि केकड़ों का स्वभाव ऐसा होने से रोकता है। जैसे ही कोई केकड़ा रेंग कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरे उसे नीचे खींच लेते हैं। इस तरह से कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता। वे सभी आजाद हो सकते हैं, लेकिन सोचिए उनका क्या हश्र होता है, मृत्यु। ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी यही बात लागू होती है। वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। जलन की भावना कमजोर स्वाभिमान का लक्षण है या सर्वव्यापी दुर्गुण है। सबसे बड़ी चुनौती उस समय आती है जब जलन की भावना किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन जाती है। तब देश पिछड़ने लगता है। आने वाली पीढ़ियों को इसके भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। जलन की भावना लोगों को भ्रष्ट बना देती है। हमें खुले दिमाग का होना चाहिए, ना कि खाली दिमाग का। वन शुड हैव एन ओपन माइंड रेदर देन एन एम्प्टी माइंड। खुले दिमाग और खाली दिमाग में क्या अंतर है? खुला दिमाग लचीला होता है। यह गुणों के आधार पर किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। खाली दिमाग में अच्छी या बुरी कोई भी बात भरी जा सकती है। यह बिना जांचे परखे कुछ भी स्वीकार कर लेता है। चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। वी सी थिंग्स नॉट द वे दे आर बट द वे वी आर। ये एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रुखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसा वे है, बल्कि जैसा हम खुद है वैसी देखते हैं। ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादे को भी बुरा मान लेते हैं। भरोसा, ट्रस्ट। सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक, नौकर, माँ बाप, बच्चों, पति पत्नी, गुरु विद्यार्थी, खरीदने वाले, बेचने वाले और ग्राहक सेल्समैन का रिश्ता। बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसा कैसे हो सकता है? भरोसे के संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई का संकट में पड़ना। भरोसा भरोसेमंद पर ही किया जा सकता है। भरोसा इन दो बातों से पैदा होता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वचनबद्धता से जन्म लेती है। विश्वसनीय आदमी के बारे में पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थिरता, कंसिस्टेंसी, विश्वास बढ़ाती है। सम्मान, रिस्पेक्ट, खुद और दूसरों का सम्मान करने से इंसान का गौरव बढ़ता है और उसमें दूसरों की परवाह करने का नजरिया पैदा होता है। निष्पक्षता, फेयरनेस, न्याय और निष्ठा के भाव को जगाती है। खुलापन, ओपननेस, दूसरों की बात ध्यान से सुनने और उनके विचारों के साथ साझेदारी की इच्छा दर्शाती है। समता, कन्ग्रुएंस, कथनी और करने में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे? क्षमता, कॉम्पिटेंस, काबिलियत और सेवा की भावना से जन्म लेती है। ईमानदारी, इंटेग्रिटी, विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण अंग है। स्वीकृति,
एक्सेप्टेंस, सुधार के प्रयास के बावजूद हमें एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की जरूरत होती है। चरित्र, कैरेक्टर, किसी इंसान में कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, लेकिन वो चरित्रहीन है और उस पर विश्वास नहीं किया सकता। साहस, कवरेज, जिस इंसान में साहस की कमी होती है वो तकलीफ में आपका साथ जरूर छोड़ देगा। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह हैं, हम उनमें जितना जमा करते हैं वे उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज्यादा निकाल लिया है, मगर सच्चाई ये होती है कि हमने बहुत ही कम जमा किया होता है। खराब रिश्तों और भरोसे की कमी के कुछ नतीजे नीचे दिए गए हैं। तनाव, स्ट्रेस, खराब सेहत, पुअर हेल्थ, आपसी संवाद में कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अविश्वास, डिस्ट्रस्ट, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, क्रोध, एंगर, बंद दिमाग या संकुचित सोच, क्लोज माइंडनेस, पूर्वग्रह, प्रेजुडिस, टीम भावना का अभाव, नो टीम स्पिरिट, आत्मबल का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ मोरकल, अविश्वसनीयता, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, असहयोग का व्यवहार, अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, आत्मसम्मान की कमी, पुअर सेल्फ स्टीम, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट, संदेह, सस्पिशियन, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, उत्पादकता में कमी, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, उदासीनता, अनहैप्पीनेस, अकेलापन, आइसोलेशन। कार्य योजना, एक्शन प्लान। पहला, कुछ सेकंड तक गौर करें कि आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। इस पर आप अच्छा संदेश पहुंचा रहे हैं या बुरा। यदि आपकी शख्सियत लोगों तक गलत संदेश पहुंचा रही हो तो उस संदेश को बदलने के लिए ठोस प्रयास करें, अच्छाई की तलाश करें तो आप उसे जरूर पालेंगे। दूसरा, अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने की राह में रुकावट बनने वाले कारणों की नीचे दी हुई लिस्ट पर गौर करें। अगर आपको खुद में इनमें से कोई लक्षण मौजूद मिलता है तो उसे दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दें। स्वार्थी रवैया, सेल्फिशनेस, तहजीब की कमी, लैक ऑफ कस्टडी, लापरवाही भरा व्यवहार, इनकॉन्सिडरेट बिहेवियर, वचन ना निभाना, नॉट मीटिंग कमिटमेंट्स, रूखा व्यवहार, रूड बिहेवियर, निष्ठा और ईमानदारी की कमी, लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड होनेस्टी, आत्मकेंद्रित होना, सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्शन, अक्खड़पन, एरोगेंस, अहंकार। यहाँ पर चैप्टर 7 क्लोज हुआ। चैप्टर 8 शुरू होता है जिसका टाइटल है अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए, इसे कहा है फ्रेडरिक निल्सन ने। अच्छी शख्सियत बनाने के तरीके। स्टेप टू बिल्डिंग ए पॉजिटिव पर्सनालिटी। पहला कदम, जिम्मेदारी स्वीकार करें। स्टेप 1, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरह खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है, इसे कहा एल्बर्ट हर्बर्ट ने। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है और यह उसकी समझदारी और परिपक्वता, मैच्योरिटी को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमारे नजरिए और उस माहौल की छवि होता है जिसमें हम काम करते हैं। वह ज्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत श्रेय क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उनसे उसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदार व्यवहार का विकास होना चाहिए। इल्जाम लगाने का खेल बंद करें। स्टॉप द ब्लेम गेम। ये कहना छोड़ दे कि हर कोई ऐसा करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वे लोग माँ बाप, गुरु, वंश, ऊपर वाले, भाग्य या ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। जिम्मेदार व्यवहार का विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी में एक हद तक आज्ञा पालन की भावना ना हो तो उसे इस तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया जा सकता। जॉनी बोला, मम्मी, जिम्मी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। माँ ने पूछा, उसने ऐसा कैसे किया? जॉनी ने उत्तर दिया, जब मैंने उस पर पत्थर फेंका तो वो झुक गया। जो लोग बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं वे अक्सर अपने अधिकारों को भी खो बैठते हैं। जिम्मेदारी के दायरे में सोच विचार कर काम करना भी शामिल है। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है। पेटिनेस कॉसेस अस टू इग्नोर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरा सोच कर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारियां औरों के कंधे पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुरानी भारतीय मान्यता हमें सिखाती है कि हमारी पहले जिम्मेदारी समाज के प्रति है, दुनिया, परिवार के प्रति और तीसरा खुद के प्रति।
उस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका कर्म उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और आज़ादी हाथ में हाथ डाले चलती है। एक अच्छे नागरिक की यह पहचान है कि वह अपना बोझ खुद उठाने को तैयार है। महानता की कीमत जिम्मेदारी, ऐसे कहा है विंस्टन चर्चिल ने। समाजों की बर्बादी चोर उचक्कों की करतूतों से उतनी नहीं होती जितनी कि अच्छे लोगों के निकम्मेपन, इन एक्टिविटी से होती है। कैसा विरोधाभास, पैराडॉक्स है। अगर अच्छे लोग निकम्मे बनकर बर्बादी सहते हैं तो वे अच्छे कैसे हो सकते हैं? सवाल यह है कि क्या वे अपने सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? बुराई के जड़ जमाने के लिए इतना काफी है अच्छे लोग कुछ ना करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी, इसे कहा एडमंड बर्क ने। दूसरा कदम, औरों की परवाह। स्टेप 2, शो कंसिडरेशन। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा, छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा, 65 सेंट की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़का अपना आइसक्रीम खाया, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो कुछ देखा वह बात उसके मन को छू गई। वहां 10 सेंट टिप के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया, उसने संवेदनशीलता दिखाई, उसने अपने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचे तो ये दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों को ख्याल करें और नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना ये दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। तीसरा कदम, सबकी जीत के बारे में सोचें। स्टेप 3, थिंक विन विन। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में? उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूँ? सेंट पीटर पहले उसे नरक में ले गए। वहां उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह की खाने की चीजें रखी थी। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहां कोई हंसी खुशी न थी। उसने एक और बात पर गौर किया। उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थी जिनसे वे मेज के नीचे पर पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहां भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। वे लोग खाना लेकर मेज के दूसरी तरफ से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे जिसका नतीजा था खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे थे बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। चौथा कदम, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। चूज योर वर्ड्स केयरफुली। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में वो सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जाने कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये जानना भी है क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। शब्दों से हमारा नजरिया झलकता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती जितने की गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोले, ना कि बोल के सोचें। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फर्क है। जरूरत से ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज्यादा। टॉक लेस से मोर। एक बेवकूफ बिना सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझकर कहता है। कड़वाहट भरे शब्द भरपाई ना किया जा सकने वाला नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार देखा गया है माँ बाप द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उनके भविष्य को शकल देता है। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिया जा सकते। स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी रिट्राइव्ड। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उसे कहा वो पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा जाओ और सभी पंख थैले में भर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की मगर सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ गए। जब वो खाली
थैला लेकर लौटा तो पादरी ने कहा, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने बात तो आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए शब्दों के चुनाव में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। 5वां कदम, आलोचना और शिकायत ना करें। स्टेप 5, डू नॉट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। जब मैं आलोचना की बात करता हूं तो मेरा मतलब सकारात्मक आलोचना से है। हम आलोचना क्यों ना करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो सकता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैकसीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करना चाहिए, या हम सही आलोचना कर सकते हैं? सही आलोचना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव आलोचना कैसे दी जा सकती है? नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना कीजिए। आलोचना करते समय हल पेश करना भी जरूरी है। व्यवहार की आलोचना करें, ना कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का हक मिलता है। अगर आलोचना करने से में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा है तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन उसे आलोचना करने में मजा आने लगे तो आलोचना रोक देनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करने वाली आलोचना के बारे में सुझाव। कोच बने, सहायता करने की भावना से आलोचना करें। कोच अपने खिलाड़ियों की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। अगर हम किसी को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं तो उससे संबंधित व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। हमारा नजरिया सुधारने वाला होना चाहिए, ना कि सजा देने वाला। तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय आलोचना सीधे शब्दों में करें। घुमा फिरा कर बात करना तकलीफ देता है। पहले असलियत को जाने, बिना सोचे समझे हमें अपनी राय रखने का हक तो है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर राय बनाने का हक नहीं है। आलोचना करने में जल्दबाजी ना दिखाएं, शांत और दृढ़ रहें। आलोचना समझाने के लिए करें, ना कि डराने धमकाने के लिए। तीखा स्वभाव ना अपनाएं, क्योंकि यह नाराजगी का निर्माण करता है। आलोचना सही तरीके से की जाए तो इसे बार बार दोहराने की जरूरत कम ही पड़ती है। आलोचना हमेशा अकेले में करें, सबके सामने नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लग सकता है। दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दें, उसे गलतियां सुधारने के फायदे बताएं और गलतियां ना सुधारने के नुकसान भी बताएं। किसी को उसके दोष बताने के बजाय उसे खुद अपने को सुधारने वाले सुझाव देने के लिए कहें। काम पर उंगली उठाएं, इरादों पर नहीं। अगर इरादों पर ही संदेह है तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर होगा। काम की आलोचना करें, ना कि काम करने वाले की। आलोचना करते समय निजी नाराजगी जाहिर ना करें। आलोचना दायरे में ही सीमित रखें, इसे जरूरत से ज्यादा ना करें। आलोचना दवा देने की तरह है। दवा सही मात्रा में देना या लेना तो ठीक है, ज्यादा देने से नुकसान होगा और कम का असर नहीं होगा। उसी तरह आलोचना भी दायरे में होना चाहिए। सही ढंग से किए जाने पर यह बहुत फायदेमंद हो सकती है। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो उसे शाबाशी दें। अपनी बात सकारात्मक रुख और प्रशंसा के साथ खत्म करें। आलोचना स्वीकार करना, रिसीविंग क्रिटिसिज्म। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती है। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फायदेमंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आम लोग जीतने वाले को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते और उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है कि हम ना तो कुछ करें, ना कहें, ना ही अपने पास कुछ रखें। लेकिन इस तरह हम आखिर में एक नकारा इंसान बन जाएंगे। गलत आलोचना इन 2 वजहों से की जाती है। पहला, अज्ञानता। जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। दूसरा, जलन। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है कि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहां ना हो सकने की वजह से वो तारीफ की जगह आपकी आलोचना करता है। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। एक और तरह के लोग भी होते हैं। इस वर्ग के लोग दूसरों की मदद करने के लिए तब तक तैयार रहते हैं जब तक कि वे खुद अपनी मदद करने लायक
नहीं बन सकते। पर जैसे ही दूसरे लोग अपनी मदद खुद करने लायक बन जाते हैं, उनके पहले के मददगार ही उनकी जिंदगी को तकलीफ दे और मुश्किल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसा होता ही है, पर कामयाबी हासिल करने के लिए हमें इन हालातों के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मददगार से दुश्मन बन जाने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव की वजह जलन होती है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने की काबिलियत ना होना कमजोर स्वाभिमान की निगरानी है। आलोचना को स्वीकार करने के लिए कुछ सुझाव। पहला, इसका सही ढंग से ले, इसे दरियादिली के साथ स्वीकार करे, ना कि मनमुटाव के साथ। दूसरा, इसको खुले दिमाग से आके अगर यह सही लगती है तो उसे कबूल करें, उसे सीखें और उस पर अमल करें। तीसरा, बचाव की कोशिश मत करें, रचनात्मक आलोचना को तत्काल खुले मन से स्वीकार करें। क्यों? इसलिए कि ऐसा करके हम अपने आलोचक का मुंह बंद कर देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो झुंझला जाएगा और आइंदा हमारी रचनात्मक आलोचना नहीं करेगा। अगर हम इस तरीके को एक चाल टैक्टिक्स के रूप में अपनाते हैं तो हमें उसका फायदा केवल एक बार मिलेगा, पर ईमानदारी से अपनाने पर उसका लाभ बार बार मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, उस इंसान के शुक्रगुजार हो जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वो हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। पॉइंट नंबर 5, ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनता है, ना कि खराब। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे सही आलोचना स्वीकार करने के बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। शिकायतें, कंप्लेंट्स। कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है, उनके लिए हर दिन खराब है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो भी वे शिकायत करते हैं। शिकायतें करना अच्छा क्यों नहीं है? 50% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमको कोई समस्या है, और 50% लोग इसलिए खुश होते हैं कि हमको कोई समस्या है। फिर शिकायत करने से फायदा क्या है? इससे कोई नतीजा नहीं निकलता, ये शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए या दूसरों को शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए? हरगिज नहीं। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इसे भी सही ढंग से किया जाए तो शिकायत काफी उपयोगी भी हो सकती है। रचनात्मक ढंग से की गई शिकायत यह दिखाती है कि शिकायत करने वाला परवाह करता है, जिससे शिकायत होती है उसे सुधार का दूसरा मौका मिलता है। छठा कदम, मुस्कुराएं और दयालु बने। स्टेप 6, स्माइल एंड बी काइंड। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर ये बहुत कुछ रचती है। ये पाने वाले को खुशहाल करती है, देने वाले का कुछ घटता नहीं। ये क्षणिक होती है, लेकिन ये यादों में सदा के लिए रह सकती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला ले, कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फायदों को ना पा सके। ये घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, और ये दोस्तों की पहचान है। यह थके हुए के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी, उदास के लिए सुनहरी धूप, और हर मुश्किल के लिए कुदरत का सबसे अच्छा दवा। तब भी ना तो ये भीख में, ना खरीदने से, ना उधार मांगने से, और ना चुराने से मिलती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो तब तक किसी के पास नहीं जब तक आप इसे किसी को दे ना दें। दिन भर की भागदौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं कि इतने थके हो कि मुस्कुरा ना सके, तो उन्हें अपनी ही मुस्कुराहट दीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि उसे जो खुद किसी को अपनी मुस्कान ना दे सके। खुशमिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है मुस्कान असली हो। त्योरियां चढ़ाने के मुस्कुराने से ज्यादा मांसपेशियां खींचती है, इसलिए त्योरियां चढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े के। हम मुस्कुराते हैं और दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। हमें हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। 7वां कदम, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकाले। स्टेप 7, पुट पॉजिटिव इंटरेप्शन ऑन अदर पीपुल्स बिहेवियर्स। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार हैं। वे समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षक बनाने का अच्छा मौका मिलता है।
जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी ही बार होता है कि हम फोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बार हमारे मन में बात आती है कि उन्होंने जवाब देने की जहमत न उठाई या उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। यह नकारात्मकता सोच है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर ना मिला हो, उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें ना मिला हो, कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही ना हो। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं थी और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। 8वां कदम, अच्छे श्रोता बने। स्टेप 8, बी ए गुड लिसनर। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफी मुश्किल है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफी मूल्यवान होता है। खुद से यह सवाल करें, हमको कैसा लगता है जब हम चाहते हैं कोई व्यक्ति हमारी बात सुने लेकिन वे सुनने से ज्यादा बोले, हमारी पहली बात पर ही वे असहमति प्रकट कर दे, वे हमको हर कदम पर टोके, वे बेसब्री दिखाए और हमारे हर वाक्य को खुद पूरा करे। वे शरीर से ना तो मौजूद हो लेकिन उसका दिमाग कहीं और हो। वे सुने लेकिन समझे नहीं, हमको हर बात 3 बार दोहरानी पड़े क्योंकि वे हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। वैसे नतीजे पर पहुंचे जिनका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे सवाल पूछे जिनका बातचीत के मुद्दों से कोई रिश्ता नहीं है। वे बेचैन लग रहे हो और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वे हमारी बातों पर ना तो ध्यान दे रहे हो ना उन्हें सुन रहे हो। ये सभी बातें इस बात को दिखलाती हैं उस इंसान को हमें या बातचीत के मुद्दे में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसमें शिष्टाचार का अभाव है। क्या खुद को अनसुना महसूस करने पर हमारे मन में पैदा होने वाले भाव को नीचे लिखी ये बातें दर्शाती हैं। पहला, तिरस्कृत, नेग्लेक्टेड, अस्वीकृत, रिजेक्टेड, निराश, डिजेक्टेड, मायूस, लेट डाउन, नीचा महसूस करना, बेलिटेड, परेशान, एनॉयड, बेवकूफ, स्टडी, स्टूपिड, अनुपयोगी, वर्थनेस, महत्वहीन, अनइम्पोर्टेंट, छोटा, स्मॉल, अपेक्षित, इग्नोर्ड, व्याकुल, एम्बेरेस्ड, प्रेरणाहीन, डिमोटिवेटेड, हताश, डिसहार्टेड। अब इसका दूसरा पहलू देखें। हमको कैसा महसूस होता है जब हम चाहते हैं कोई दूसरा हमारी बात सुने और वह बातचीत का माहौल आरामदेह बनाता है, सारा ध्यान हमारी तरफ लगाता है, जरूरी और विषय से जुड़े सवाल पूछता है, हमारी बात के मुद्दों में दिलचस्पी लेता है। अपनी बात ध्यानपूर्वक सुने जाने पर क्या हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आगे लिखा है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, खुश, प्लेज्ड, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, उपयोगी, वर्थवाइल, उत्साहित, इनकवरेज्ड, अच्छा, गुड, प्रसन्न, हैप्पी, प्रशंसित, एप्रिसिएटेड, प्रेरित, इंस्पायर्ड, ख्याल रखा गया, कैरिड फॉर। किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनने में रुकावटें आती हैं। बाहरी रुकावटें, भौतिक बाधाएं, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, शोर, नॉइस, थकान, फैटिग। अंदरूनी रुकावटें, किसी और के ध्यान में होना या सोच का भटकना, मन में पहले से बैठी धारणा और राय, बोलने वाले और उसकी बात में दिलचस्पी ना होना। कुछ बौद्धिक रुकावटें, इंटेलेक्चुअल बैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि भाषा की समझने की आदि। दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए खुद एक अच्छा श्रोता बने। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितने परवाह करते हैं। हम जब दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाला नजरिया दिखलाते हैं तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वह महत्वपूर्ण महसूस करता है तो क्या होता है, उसका हौसला बढ़ जाता है और वह हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार होता है। खुले दिल वाला होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान वाला भी होना। इसे कहा है डेविड ऑसबर्गर ने। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए दूसरे को बोलने के लिए उत्साहित करें, सवाल पूछें, यह हमारे दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता के बोलते समय रुकावट ना डालें, विषय ना बदलें, सम्मान और समझ का भाव दिखाएं, ध्यान से सुनें, इधर उधर ध्यान भटकाने वाले चीजों से बचें, अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखकर देखें, खुले विचारों वाला बने, अपनी पहले से बनी धारणाओं और राय को अपने सुनने में बाधा ना बनने दें,
संदेश पर ध्यान दे, ना कि कहने के तरीके पर। शारीरिक हरकतों की भाषा को पहचाने, जैसे कि चेहरे पर आने वाले भाव, नजरों की भाषा। हो सकता है कि ये अभिव्यक्तियां कोई अलग ही संदेश दे रही हैं। भावों को समझे, ना कि सिर्फ शब्दों को सुने। 9वां कदम, उत्साही बने। स्टेप 9, बी एंथुजियास्टिक। बिना उत्साह के कभी कोई काम नहीं हुआ, इसे कहा है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं, मगर उत्साह का नंबर पहला है। उत्साह आत्मविश्वास, आत्मबल और वफादारी को बढ़ाता है। यह अतुल्य है। उत्साह एक से दूसरे में फैलता है। हम किसी व्यक्ति से बात करने, चलने और हाथ मिलाने के ढंग से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। उत्साह एक तरह की आदत है, इसे अपनाया जा सकता है और इसका अभ्यास किया जा सकता है। कई दशक पहले चार्ल्स श्वाब, जिसकी सालाना तनख्वाह $10 लाख थी, से एक बार पूछा गया कि क्या वो स्टील बनाने की अपनी विशेष योग्यता की वजह से इतने तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों का उत्साह बढ़ाने की योग्यता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और किसी व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का तरीका प्रोत्साहन और प्रशंसा है। जब तक जिंदगी है, जिंदा दिली से जिए, मौत आने से पहले मुर्दा ना बने। उत्साह और इच्छा साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। सिर्फ 1 डिग्री से के फर्क से पानी भाप बन जाता है, और भाप बड़े से बड़े इंजन को खींच सकती है। उत्साह हमारी जिंदगी के लिए वही काम करता है। 10वां कदम, ईमानदारी और सच्चाई के से प्रशंसा करें। स्टेप 10, गिव हॉनेस्ट एंड सिंसियर्स एप्रिसिएशन। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का कहना है, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफदेह हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं है। हो सकता है कि कई बार यह सिर्फ कमियों को ढूंढने के लिए माफी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय ना दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज्यादातर लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफी गहरी होती है। ये इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी कोड़ या तपेदिक नहीं है, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। इसे कहा है मदर टेरेसा ने। तारीफ का असर तभी होता है जब उसमें इस तरह के कुछ बातें हो। पहला, ये साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर मैं किसी को यह कहकर चल देता हूं कि उसने अच्छा काम किया है, तो वो मन में क्या सोचेगा? वो सोचेगा मैंने क्या अच्छा किया है। वो कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर जब मैं ये कहता हूं तुमने जिस तरह उस अड़ियल ग्राहक को समझाया, यह बहुत अच्छा काम था, तब वो समझ जाता है कि उसकी किस काम की तारीफ हो रही है। दूसरा, ये तुरंत होनी चाहिए। किसी का अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। तीसरा, ये सच्ची होनी चाहिए, ये दिल से निकलनी चाहिए। हमारे हर शब्द से ईमानदारी झलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से तारीफ ना कर रहे हो तो बेहतर है कि तारीफ ना करें, क्योंकि उससे गैर ईमानदारी झलकने लगती है। चौथा, प्रशंसा में परंतु शब्द लगाकर उसे हल्का ना करें, परंतु लगाकर हम उस प्रशंसा का महत्व मिटा देते हैं। और इसके अलावा या ऐसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर है, मुझे आपका काम पसंद आया, लेकिन ये कहने के बजाय कुछ इस तरह कहिए, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा क्या आप कृपया। पांचवा, प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं खड़े रहते हैं। प्रशंसा करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई तारीफ करे तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रता पूर्वक स्वीकार कीजिए। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति तो जान जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई अवसर हाथ से ना जाने दे। इससे प्रशंसित व्यक्ति का स्वाभिमान जागता है, साथ ही हमारा स्वाभिमान भी बढ़ता है। लोगों के सामने किसी की तारीफ करने का अर्थ उसे मान्यता देना है। चेतावनी, किसी मानदंड बेंचमार्क के बिना की गई तारीफ संबंधित आदमी को नाराज कर सकती है। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड फ्लैटरी?
इन दोनों के बीच सच्चाई का फर्क होता है। एक दिल में होती है जबकि दूसरी जुबान से। एक में असलियत होती है, दूसरे में स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोगों को ईमानदारी से तारीफ करने की तुलना में चापलूसी करना आसान लगता है। हम ना तो चापलूसी करें, ना ही चापलूसी की बातों में आए, चापलूसों की बातों में आए। स्कूलों में एक पुरानी कहावत है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है, फिर भी कभी कभी तुम बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हो। इसे कहा है जोनाथन स्विफ्ट ने। झूठी तारीफ रेगिस्तान के मृग मरीचिका मिराज के समान है। जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाते हैं और ज्यादा निराशा मिलती है, क्योंकि हम भरम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोग अपने घटियापन को छिपाने के लिए चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लगा लेते हैं। 11वां कदम, जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए बढ़ें। स्टेप 11, व्हेन यू मेक मिस्टेक एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार न आए। ये जीने की अच्छी फिलॉसफी है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। गलतियों से सीखना चाहिए। गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलती के लिए ना तो किसी पर दोष लगाएं और ना ही बहाने बनाएं। इस पर अड़े ना रहें। जब हम अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्वीकार करके माफी मांगे। अपनी सफाई ना पेश करें। क्यों? गलती स्वीकार करने से दूसरा व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। 12वां कदम, तर्क करें पर तकरार ना करें। स्टेप 12, डिस्कस बट डू नॉट आर्ग्यू। तकरार और बहस में से बचा जा सकता है, और थोड़ी सावधानी बरत कर इंसान मन की बहुत सी तकलीफों से बच सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पड़ा ही ना जाए। बहस एक ऐसी चीज है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी खो देते हैं तो ये कैसे जीत है? बिल्कुल खोखली। बहसबाजी झूठे अहंकार से पैदा होती है। बहस करना हारी हुई लड़ाई को लड़ने के समान है। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल होने वाली चीज से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जज्बाती लड़ाइयां हमारे जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द छोड़ जाती है। बहस में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले होते हैं। बहसबाजी केवल अहंकार की ऐसी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे पर चिल्लाने की होड़ सी लगी होती है। जो ये समझता है कि जब सब कुछ जानता है वो तो बेवकूफ है ही, लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ वो है जो उससे बहस करता है। क्या ये किसी काबिल है? इज इट वर्थ इट? हम जितनी बहसें जीतते हैं हमारे दोस्त उतने ही कम होते चले जाते हैं। सवाल यह है, हम ठीक भी हो तो क्या बहस करना उचित है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी की बात के विरोध में कभी कोई मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए? जरूर उठाना चाहिए, लेकिन नरमी और समझदारी से। कुछ इस तरह के निष्पक्ष बात कहते हुए, जैसे कि जहां तक मुझे खबर है अगर दूसरा व्यक्ति बहस कर रहा हो और हम उसे गलत साबित भी कर सकते हो, तब भी क्या ये उचित होगा? मैं ऐसा नहीं सोचता। एक बार अस्वीकार किए जाने के बावजूद क्या हमारा दोबारा अपना विचार प्रकट करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बहस तब तक दिमाग में आ रही है तो क्या ठीक है के बजाय कौन ठीक है साबित करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर किसी पार्टी में खास कर कुछ पैसे लेने के बाद खास कर कुछ पैग लेने के बाद कोई बड़े अधिकार के साथ कहता है इस साल का निर्यात 50 अरब डॉलर का है। हम जानते हैं कि उसकी जानकारी गलत है और वास्तव में निर्यात 45 अरब डॉलर का हुआ है। हम कैसे जानते हैं? हमने यह उसी दिन के अखबार में पढ़ा था। यह हमने पार्टी के लिए आते समय रास्ते में रेडियो पर सुना था, और हमारी कार में एक बुलेटिन पड़ा है जो हमारी बात को सही सिद्ध कर सकता है। क्या हम अपनी बात साबित करेंगे? हाँ, ऐसा कहकर मेरी जानकारी के अनुसार निर्यात की रकम 45 अरब डॉलर है। यदि दूसरा आदमी ऐसी प्रतिक्रिया रिएक्शन व्यक्त करता है, तुमको नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे एकदम सही पता है कि कितना है, यह 50 अरब डॉलर ही है। ऐसे में हमारे पास कई रास्ते हैं। अपनी बात दोहराएं और बात शुरू कर दें, भाग कर अपनी गाड़ी से बुलेटिन ले आए और उस आदमी को गलत साबित कर दें। तर्क करें लेकिन बहस नहीं, नजरअंदाज कर दें। तीसरा और चौथा रास्ता सही है। अगर कोई जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करना चाहता है
तो उसे पूर्णतः कुशल और समझदार बनना ही पड़ेगा। पूर्णतः कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में ना उलझना। तर्क और बहस में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आर्ग्यूमेंट एंड ए डिस्कशन? बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी। बहस अहंकार और बंद दिमागी से उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना को उपजता है। बहस में अज्ञानता की अदला बदली होती है, जबकि तर्क में ज्ञान की। बहस से लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी का। बहस से यह साबित करने की कोशिश की जाती है कौन सही है, जबकि तर्क से यह साबित किया जाता है क्या सही है। मन में पहले से राय बनाए बैठे व्यक्ति के साथ बहस करना समझदारी नहीं है। ऐसा आदमी बंद दिमाग का होता है, इसलिए हम उसे तर्क से नहीं समझा सकते। एक छोटा दिमाग और बड़ा मुंह आमतौर पर बेबुनियाद बहस को जन्म देता है। तर्क डिस्कस करने के लिए बिना किसी रुकावट के दूसरे इंसान को भी अपने मन की बात कहने का अवसर दें, उसके मन का मैल निकालने दें, उसे हर कदम पर गलत साबित करने की कोशिश ना करें, उसे वो मौका कभी ना दें कि वो हमको अपने स्तर तक गिरा दे। उसे इज्जत दें और तमीज से पेश आए, इससे वो दुविधा में पड़ जाएगा। कारण चाहे कोई भी हो, स्थिति को संभालने का सही तरीका यही है कि धैर्य से सुने, झगड़ा या जवाबी आक्रमण ना करें, इससे दूसरा दुविधा में पड़ेगा क्योंकि उसे झगड़े की उम्मीद रहती है। माफी मांगे जाने की उम्मीद ना करें, कुछ लोगों को माफी मांगना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे उन्होंने गलती की हो। छोटी छोटी बातों से राई का पहाड़ ना बनाएं। तर्क करने का मतलब सिर्फ सही समय पर सही बात कहना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि जो नहीं कहना चाहिए उसे ना कहा जाए। बच्चों को अपनी बात कहने की कला तो सिखाई जाए, लेकिन पलटकर जवाब देने की नहीं। बड़े होने के नाते हमें भी झगड़ालू बने बिना अहमियत व्यक्त करने की कला सीखनी चाहिए। बहस के दौरान एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, उससे उसकी परवरिश का पता चलता है। बहुत पहले मैंने सीख लिया था कि सुअर की कुश्ती सभी नहीं लड़े, कभी नहीं लड़े। आप तो मैले हो जाएंगे, साथ ही वो सुअर को अच्छा लगता है। तर्क शुरू करने के तरीके खुले विचारे वाले बने, बहस में घसीटे ना जाएं, बीच में ना टोकें। अपने विचार कहने से पहले दूसरे के विचार सुने, बात स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछे, इससे दूसरे व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। बात को बढ़ा चढ़ा कर ना कहें, बातें मनवाने के लिए उत्साह दिखाएं पर दबाव ना डालें। बात स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, छोटी बातों पर लचीला रवैया अपनाएं, लेकिन अपने सिद्धांतों पर नहीं। इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं। अपने प्रतिद्वंदी के गर्व को ठेस पहुंचाए बिना उसे आराम से पीछे हटने का मौका दें। बात ठुकराए जाने से उसे ठेस लग सकती है। नरम लफ्जों में ठोस तर्क पेश करें, ना कि कड़े लफ्जों में हल्के तर्क। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है, उसके तर्क कमजोर होते हैं पर लफ्ज तीखे और कठोर। विचार विमर्श के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं। बहस को खत्म करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपनी अज्ञानता दिखाते हुए इस तरह का सवाल पूछें, हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्या हम थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? क्या हम अपनी बात थोड़ी और स्पष्ट कर सकते हैं? अगर इनमें से किसी से भी बात ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा कि अदब और तहजीब से अपनी असहमति जाहिर कर दें। 13वां कदम, पीठ पीछे बातें ना करें। स्टेप 3, डू नॉट गॉसिप्स। याद रखें, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बातें करते हैं वे हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बात करते हैं। गप हाँकने और झूठ बोलने के बीच करीबी रिश्ता है। एक गप्पी बातें सुनता तो जल्दबाजी में है, मगर उन्हें मजे लेकर सुनाता है। जब अपने काम पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ना तो उसके पास काम होता है और ना ही दिमाग। गप्पी की दिलचस्पी काम की बातों से ज्यादा उड़ती खबरों को सुनने में होती है। गप मारना एक ऐसी कला है जिसमें कुछ खास कहा भी नहीं आता और ना ही कुछ कहा छूटता है। किसी ने ठीक ही कहा है। छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीजों के बारे में बातें करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं। गप मारने से किसी के चरित्र की निंदा और बदनामी भी हो सकती है, मगर सुनने वाले उतने ही दोषी हैं जितने कि गप मारने वाले। गप हाँकने वाला अक्सर अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है। गप्पी इंसान का आदर नहीं करता, ये दिलों को तोड़ता है।
जिंदगी को तबाह करता है, वो धूर्त और दुर्भावना से भरा होता है, वो असहाय और कमजोर इंसान को अपना शिकार बनाता है। गप की रोकथाम मुश्किल होती है क्योंकि उसकी ना तो कोई शकल होती है, ना ही नाम। गप लोगों की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाती है, सरकारों का तख्ता पलट देती है, वैवाहिक जीवन में दरार डाल देती है, कैरियर बर्बाद कर देती है, निर्दोषों को रुलाती है, दिलों को चोट पहुंचाती है और नींद उड़ा देती है। अगली बार जब हम गप का मजा ले रहे हो तो खुद से पूछें, क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें सभ्यता और उदारता है? क्या ये जरूरी है? क्या मैं अफवाहें फैला रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में आपसे कहता हूँ अच्छी कहता हूँ? क्या मैं अफवाहें फैलाने में मजा लेता हूँ और इसके लिए दूसरों को उकसाता हूँ? क्या मेरी बातचीत इन शब्दों से शुरू होती है, किसी से ना कहना? क्या ये मैं गोपनीयता बनाए रख सकता हूँ? गप मारने से बचे, याद रखें, छोटे मुंह वाले बड़ी बातें करते हैं। 14वां कदम, अपने वादा को वचनबद्धता में बदलिए। स्टेप 14, टर्न योर प्रोमिसेस इनटू कमिटमेंट। वादा और वचनबद्धता, कमिटमेंट में क्या अंतर है? वादा इरादे को जाहिर करती है, वचनबद्धता का मतलब ये होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो, मैं ये गैर कानूनी और अनैतिक बातों को शामिल नहीं कर रहा हूं। वचनबद्धता चरित्र की देन होती है और विश्वास को बढ़ाती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर लोग एक दूसरे को दिए गए वचन को ना निभाए तो यह संसार कैसा होगा? फिर इनके बीच कैसा रिश्ता होगा? पति पत्नी के बीच, मालिक और कर्मचारी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, खरीदार और बेचने वाले के बीच, छात्र और शिक्षक के बीच। वचनबद्धता के बगैर रिश्ते छिछले और खोखले होते हैं। ये सुविधा पर निर्भर होते हैं और इसलिए थोड़े समय तक ही टिकते हैं। वचनबद्धता के बिना आज तक कोई अस्थायी चीज नहीं रची जा सकी। वचनबद्धता कहती है, अनजाने भविष्य में मैं स्थिर हूं। बहुत से लोग वचनबद्धता को बंध जाना समझने की भूल करते हैं। वास्तव में यह सच नहीं है। वचनबद्धता हमारी आज़ादी नहीं छीनती, वास्तव में यह हमसे को और आज़ादी देती है क्योंकि इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण वचनबद्धता अपने मूल्यों के साथ होती है, इसलिए जरूरी है कि हमारे मूल्य अच्छे हों। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक ऐसे नेता को समर्थन देने का वचन देता हूं जो बाद में एक चरस गांजे का व्यापारी बन जाता है, तो क्या मुझे अपना वचन निभाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वचनबद्धता सुख और दुख में रिश्तों की मजबूती बनाए रखती है। ये इंसान की शख्सियत और रिश्तों में झलकती है। 15वां कदम, आसान को माने लेकिन दूसरे से आसानमंद होने की उम्मीद ना करें। स्टेप 15, बी ग्रेटफुल बट डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड। एहसान एक खूबसूरत शब्द है। एहसान एक एहसास है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता से पैदा होता है। ये दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का एक भाव भी है। ये भाव दूसरों के प्रति अपनाए गए हमारे नजरिए से पता चलता है और हमारे व्यवहार में झलकता है। एहसान का मतलब किसी अच्छाई की बदला चुकाना नहीं है, क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेन देन नहीं है। दया, आपसी समझदारी और धैर्य की यह कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसानमंद होने का एहसास हमें क्या सिखाता है? यह हमें आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति समझ की कला सिखाता है। एहसानमंद होने के एहसास में ईमानदारी होनी चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में धन्यवाद कहकर भी इस भावना को दर्शाया जा सकता है। अक्सर हम लोग अपने बहुत नजदीकी लोगों जैसे जीवन साथी, संबंधी, दोस्त का शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। एक सच्चे और ईमानदार इंसान का चरित्र और शख्सियत बनाने वाले गुणों में एहसानमंद होने के एहसास का दर्जा सबसे ऊंचा है। एहसान मानने की राह में अक्सर अहंकार रुकावट बनता है। एहसानमंद होने का नजरिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देता है। एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लगता है। एहसानमंद होने की भावना हमारे जीने के तरीके में जाहिर होनी चाहिए। इसका जितना भी इजहार किया जाए वो कम है। हम इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव से जाहिर कर सकते हैं। सोचिए, जिंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? वे क्यों कीमती है? अक्सर उपहार देने वाले की कीमत उपहार से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन जो चीजें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, यदि कोई उन्हीं चीजों को उपहार के तौर पर देता है तो हम अक्सर एहसान की भावना व्यक्त नहीं करते।
मुड़कर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ा हो। ऐसे लोगों में हमारे माँ बाप, शिक्षक या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसने हमारी सहायता करने के लिए भरपूर समय दिया हो। शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। उन्होंने हमारे लिए अपनी इच्छा के, अपने समय, मेहनत, पैसे और कई चीजों का त्याग किया है। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया, ना कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। किसी मोड़ पर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी जिंदगी को संवारने में कितनी मेहनत की गई है। शायद उन्हें धन्यवाद देने के लिए अब भी देर नहीं हुई। जीसस की कहानी, द स्टोरी ऑफ क्राइस्ट। जीसस के बारे में एक कहानी है। उन्होंने एक बार 10 कोढ़ियों का कोढ़ ठीक कर दिया और जब वे मुड़े तो सिर्फ एक को छोड़कर सब जा चुके थे। उन्होंने जीसस को धन्यवाद देने की विनम्रता थी। तब जीसस बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ज्यादातर लोग एहसान फरामोश होते हैं। एहसान मानने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जीसस की तरह हमें भी किसी से एहसान मानने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऊपर का उदाहरण हमारे व्यवहार और शख्सियत में कैसे लागू होता है। हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा दे देते हैं तो कहते हैं, देखो मैंने इसके लिए कितना किया। हम अपने इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। हम लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहते सुनते हैं, अगर मैं नहीं होता तो वो आदमी आज सड़क पर होता। उसमें कितना अहंकार है। संयोग से, बाय द वे, जब लोग दूसरों के से काम निकालने के लिए ऐसी बातें करते हैं, संयोग से क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं, ऐसा कहकर वे काम करने या ना करने के महत्व को कम कर देते हैं। मैंने ये पाया है, अगर हम जिंदगी में किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो ये संयोग से नहीं होता, बल्कि हमेशा खास तौर पर होता है। एक अच्छे इंसान के नजरिए से देखा जाए तो वो कोई काम आसान एहसान करने के लिए नहीं करता। अगर दूसरे की मदद करना संभव हो और वो फिर भी ना की जाए तो यह बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि संयोग से कुछ भी घटित नहीं होता। यह हमेशा खास तौर से घटित होता है और ऐसा मानना भी उचित है। 16वां कदम, भरोसेमंद और वफादार बने। स्टेप 16, बी डिपेंडेबल्स एंड प्रैक्टिस लॉयल्टी। पुरानी कहावत है, एक छटाक वफादारी एक शेर चालाकी से ज्यादा अच्छी है। यह सर्वव्यापी और अटल नियम है। काबिलियत, एबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन भरोसेमंद, डिपेंडेबिलिटी होना अनिवार्य, क्रूशियल है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियां हैं लेकिन वो भरोसेमंद नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपने टीम में रखना पसंद करेंगे? और बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आई न्यू यू वुड कम। बचपन में 2 ऐसे दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि फौज में भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों एक ही यूनिट में थे। एक रात उन पर हमला हुआ। चारों तरफ गोलियां बरस रही थी। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज आई, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त जिल की आवाज फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूं? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है। मैं अपने एक और आदमी को नहीं खोना चाहता। साथ में बिल की आवाज से भी ऐसा लगता था कि वो बचेगा नहीं। हैरी चुप रहा। फिर वही आवाज आई, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी चुप बैठा रहा क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी। वही आवाज बार बार आई। हैरी अपने को ज्यादा देर रोक नहीं सका और उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेमन से उसे जाने की इजाजत दे दी। हैरी अंधेरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने गड्ढे में ले आया। उन लोगों ने पाया बिल तो मर चुका था। अब कैप्टन नाराज हो गया और हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि वो नहीं बचेगा। वो मर गया और तुम भी मारे जाते। मैं अपना एक और आदमी खो बैठता। तुमने वहां जाकर गलती की थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन, मैंने जो किया वो ठीक था। जब मैं बिल के पास पहुंचा तो वो जिंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, हैरी, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें निभाना चाहिए। हमसे अक्सर कहा जाता है, अपने सपनों को साकार करो, मगर हम अपने सपनों को दूसरों की कीमत पर असलियत का रूप नहीं दे सकते। ऐसा करते वालों के पास चरित्र नहीं होता। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के लिए जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हम पर निर्भर हैं, अपने निजी हितों का त्याग करना चाहिए। 17वां कदम, मन में मैल ना रखें। स्टेप 17, अवॉइड बियरिंग ग्रड्स। कूड़ा इकट्ठा करने वाले ना बने। क्या हमने ये कहावत सुनी है,
माफ तो कर सकता हूं लेकिन भूल नहीं सकता। जब एक व्यक्ति माफ करने से इनकार कर देता है तो वह उन सभी दरवाजों को बंद कर देता है जिन्हें खोलने की किसी दिन उसे जरूरत पड़ सकती है। जब हम मन में बैर और द्वेष का भाव रखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं? खुद को, अपने को। जिम और जेरी बचपन के दोस्त थे, मगर किसी कारण से उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। वे 25 साल तक एक दूसरे के से नहीं बोले। जेरी मृत्युशैया पर पड़ा और दिल पर बोझ लेकर मरना नहीं चाहता था। इसलिए उसने जिम को बुलवाया और माफी मांगते हुए कहा, हम एक दूसरे को क्षमा कर दे और पिछली बातों को भूल जाएं। जिम को भी यह बात अच्छी लगी। एक दिन उसने जेरी के अस्पताल जाकर भेंट करने का फैसला किया। उन्होंने बीते 25 सालों को याद किया, अपने मतभेदों को भुलाया और कुछ घंटे साथ गुजरे। जब जिम जाने वाला था, मेरे पीछे से चिल्लाकर बोला, जिम, अगर मैं नहीं मरा तो याद रखना वो माफी माने नहीं जाएगी। द्वेष भाव रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है, द्वेष रखना व्यर्थ है। लानत है मुझ पर, सेम ऑन मी। जहां एक तरफ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं, वहीं बार बार चोट खाना भी अच्छी बात नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। जॉन कैनेडी ने एक बार कहा था, किसी को माफ तो कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। मैं निश्चय ही कह सकता हूं कि उनका मतलब यह था, दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी नहीं। 18वां कदम, सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। स्टेप 18, प्रैक्टिस होनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड सिंसियरिटी। ईमानदारी का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना और सच्चा एवं असली बनना है। भरोसेमंद आदमी के रूप में बनाइए। अगर घर, दफ्तर और समाज में रिश्तों को बनाने वाली कोई चीज है तो वो है सच्चाई। अपना वचन ना निभाना बेईमानी है। ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। यह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना है, ना कि ईमानदार दिखना। झूठ की रफ्तार भले तेज हो मगर सच टिकाऊ होता है। ईमानदारी कंपनी के टाइटल या ब्रोशर में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। क्या अपनी ईमानदारी से समझना, समझौता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते चुनना उचित है। बेईमानी से जीती हुई ट्रॉफी हासिल करके क्या कोई इंसान वास्तव में खुश रह सकता है? ट्रॉफी जीतने से ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनना। एक सेर मक्खन, ए पाउंड ऑफ बटर। एक किसान एक बेकर को रोज एक सेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने यह परखने के लिए मक्खन एक सेर है या नहीं, उसे तौला और पाया कि मक्खन कम था। जज ने किसान से पूछा कि उसने तौलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया। किसान ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तौलने के लिए कोई सही बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तौलते हो? किसान ने जवाब दिया, इसने मक्खन तो मुझसे अब खरीदना शुरू किया, मैं तो बहुत पहले से इसे एक सेर ब्रेड खरीद रहा हूँ। रोज सुबह जब बेकर ब्रेड लाता है तो मैं ब्रेड का बाट बनाकर बराबर का मक्खन तौल कर देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वह है बेकर का। जिंदगी हमें वही वापस मिलती है जो हम दूसरों को देते हैं। हम जब भी कोई काम करें तो खुद से ये सवाल पूछे, क्या मुझे जो पैसा मिलता है मैं उसके बराबर की मेहनत भी कर रहा हूँ? ईमानदारी और बेईमानी की एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बेईमानी की प्रैक्टिस करते हैं और चेहरे पर जरा सी भी शिकन लाए बिना बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है वो भी भूल जाते हैं, मगर वे किसे धोखा दे रहे हैं? किसी और को नहीं बल्कि खुद को। ईमानदारी तहजीब से पेश की जा सकती है। कुछ लोग निर्दयी ढंग से ईमानदार होने पर गर्व महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ईमानदारी के बजाय उस निर्दयता से ज्यादा आनंद आता है। ईमानदारी बरतने में शब्दों के चुनाव और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्चाई हमेशा आपके पसंद की नहीं होती। ट्रुथ में नॉट ऑलवेज बी व्हाट यू वांट टू हियर। सच कठोर हुए बिना भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता। एक ईमानदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सच्चा हो। कुछ लोग कड़वे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूस दोस्तों का चुनाव करते हैं जो उनकी पसंद की बात ही बोलते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, फिर भी खुद को धोखा देते हैं। सच्ची आलोचना तकलीफदेह हो सकती है। अगर हमारा परिचय बहुत सारे लोगों से हो मगर दोस्त बहुत ही कम हो तो रुककर अपने रिश्तों की गहराई से परखें। ईमानदारी की कमी को चतुराई
जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन और राजनीति का नाम दे दिया जाता है। क्या असलियत ऐसी ही है? झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। ईमानदारी के लिए दृढ़ता और वचनबद्धता की जरूरत होती है। जरा सोचिए कि हम लोग इन बातों के दोषी कितनी बार रहे हैं। छोटे छोटे सफेद झूठ, चापलूसी, सच्चाई छिपाना या आधा सच बोलना, चुप रहकर सबसे बड़ा झूठ बोलना। खुद को एक ईमानदार इंसान बनाएं तो आप निश्चिंता हो सकते हैं कि दुनिया में धूर्त आदमी कम हो गया। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। एक चरवाहे लड़के की कहानी हम सभी जानते हैं, जो भेड़िया आया चिल्लाता था। उस लड़के ने गांव वालों को परेशान करके मजा लेने की सोची और वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी और उसे बचाने दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां कोई भेड़िया नहीं था और वो बच्चा उन पर हंसने लगा। वे सब चले गए। अगले दिन उस लड़के ने फिर वही चाल खेली। गांव वालों ने फिर मदद के लिए दौड़े। एक दिन वो लड़का जब भेड़ों को चरा रहा था तो उसने सचमुच एक भेड़िया देखा और मदद के लिए चिल्लाया। गांव वालों ने उस लड़के की आवाज तो सुनी, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उसने सोचा कि लड़का फिर वही चाल खेल रहा है। उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। नतीजे के तौर पर उसकी भेड़ें खाई गई और उसका नुकसान हो गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जब लोग झूठ बोलते हैं तो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। एक बार जब वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो सच बोलने पर भी कोई उनका विश्वास नहीं करता। एक अच्छे चरित्र का गुण है ईमानदारी। द क्वालिटी ऑफ ए गुड कैरेक्टर इज ऑनेस्टी। इन दो तरीकों से सच गलत ढंग से पेश किया जा सकता है। अधूरा सच बोलकर या अधूरी जानकारी देकर, सच को बढ़ा चढ़ाकर बोलकर। आधे अधूरे और गलत ढंग से पेश किए गए सच से बचें। बिहेवियर ऑफ हाफ ट्रूथ और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ। एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक रात एक नशे में धुत हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में इस तरह दर्ज किया, नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने यह बात पढ़ ली। वो जानता था इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर असर पड़ेगा, इसलिए वह कैप्टन के पास गया, माफी मांगी और कैप्टन से कहा उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें यह भी जोड़ दे, ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है। क्योंकि पूरी सच्चाई यही है। कैप्टन ने मना कर दिया और कहा मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया वही असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा इस वाक्य को वो या तो बदल दे अथवा पूरी बात लिखने के लिए उसे आगे और कुछ लिखे, क्योंकि जो लिखा गया था उससे जाहिर होता है कैप्टन हर रात शराब पीता था। नाविक ने कैप्टन से कहा उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा वही सच है। दोनों बातें सही थी, लेकिन दोनों से जो संदेश निकलता है वो एकदम भटकाने वाला और उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर कहना, एक्सएग्रेशन। सच को बढ़ा चढ़ाकर कहने से 2 बातें होती हैं। इससे हमारी बात का असर कम होता है और हमारी विश्वसनीयता घटती है। एक लत की तरह है, एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बात को बढ़ाए चढ़ाए बिना सच कह ही नहीं सकते। निष्कपट बने, बी सिंसियर्स। निष्कपट होना मन की एक भावना है, इसका सबूत देना मुश्किल है। मन के कोई कपट रखे बिना दूसरों की मदद करने की भावना हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। दिखावे से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम प्रेटेंस। मुसीबत में पड़े किसी दोस्त से ये पूछना काफी अखरता है कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, क्योंकि ऐसा मदद करने के मकसद से नहीं बल्कि दिखावे के लिए कहा जाता है। अगर हम सचमुच मदद करना चाहते हैं तो करने लायक कोई उचित काम सोचिए और कीजिए। बहुत से लोग अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए इंसानियत का नकाब लगा लेते हैं, ताकि जब कभी उन्हें तकलीफ हो तो वे बदले में हक जताते हुए सहायता मांग सके। झूठी और बेकार के नाटकबाजी से दूर रहें। चेतावनी, निष्कपटता सही फैसलों का मापदंड नहीं है। कोई ईमानदार होते हुए भी गलत हो सकता है। शब्दों से अधिक काम बोलते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। किसको है प्यार सबसे ज्यादा? जब नन्हा जॉन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ, फिर अपने भी काम को छोड़कर वो टोपी उछालता हुआ बगीचे में झूलने चला जाता है और छोड़ जाता है माँ को पानी भरने और लकड़ियों लाने के लिए। जब रोजी नेल कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ, इतना कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है, तो वो आधे दिन तक माँ तो परेशान रहती और जब वो खेलने चली गई तो माँ ने राहत की सांस ली। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ माँ। इस बार फैन ने कहा मैं कितनी खुश हूँ कि आज स्कूल बंद है,
इसलिए मैं आज जी भरकर तुम्हारी मदद करूंगी। और वो छोटे भाई को गोद में लेकर झुलाती रही जब तक कि वो सो ना गया। फिर उसने झाड़ू उठाई और फर्श साफ किया। वो पूरे दिन काम करती रही और खुश रही, उतने ही खुश और मददगार जितना कि एक बच्चा हो सकता है। हम तुम्हें प्यार करते हैं माँ, तीनों ने फिर कहा और सोने के लिए चले गए। आपकी समझ में उस माँ की क्या राय थी? किसको है प्यार सबसे ज्यादा? माँ जॉय एलिसन। ईमानदारी बनाए रखे, मेंटेन इंटेग्रिटी। प्राचीन ज्ञान कहता है ऐसी कोई भी चीज जो बेची और खरीदी जाए वो तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसमें एक ना बिक सकने वाला अनमोल राज नहीं छिपा होता है। ये खूबी क्या है? वो अनमोल खूबी जो हर उत्पाद में होती है वह है उसके बनाने वाले की विश्वसनीयता, ईमानदारी और उसकी प्रतिष्ठा। वैसे ये कोई राज नहीं है लेकिन अनमोल जरूर है। ईमानदारी का एक और पहलू है जिस पर सवाल लग सकता है। हेयर इज अनदर साइड टू इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल। तीन अधिकारी इस बात पर झगड़ रहे थे, खाने का बिल कौन देगा? एक ने कहा मैं दूंगा क्योंकि मुझे टैक्स में छूट मिल सकती है। दूसरे ने कहा मुझे देने दो क्योंकि मुझे कंपनी से मिल जाता है। तीसरे ने कहा पैसा मैं दूंगा क्योंकि अगले हफ्ते मैं दिवालिया होने का घोषणा करने जा रहा हूं। 19वां कदम, विनम्र बने। स्टेप 19, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। ये आदमी की महानता को दर्शाती है। विनम्रता का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा घटाकर कद को छोटा करना नहीं है। सच्ची विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है लेकिन बनावटी विनम्रता दूसरों को हमसे परे धकेलती है। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की असफल कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा वो उनकी मदद क्यों नहीं करता। नायक ने जवाब दिया मैं इनका नायक हूं और मेरा काम इनको आदेश देना है। घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उसने उस गट्ठे को उठाने में मदद की। उसकी मदद से वो गट्ठा उठा दिया गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और नायक से बोला अगली बार जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की जरूरत पड़े तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब वो घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वह घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन थे। संदेश बिल्कुल साफ है। सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ डाले चलती है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। जरा इसके बारे में सोचिए। सादगी और विनम्रता महानता की दो निशानियां हैं। 20वां कदम, दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। स्टेप 20, बी अंडरस्टैंडिंग एंड कैरिंग। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियां होती हैं। कभी कभी हम दूसरों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीबी हैं। फिर इससे मायूसी और नाराजगी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी जरूरी है। आपसी रिश्ते लोगों से पूर्णता, परफेक्शन होने की वजह से नहीं बनते बल्कि वे आपसी समझदारी से बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से ज्यादा संतोष दूसरों का ख्याल रखने में मिलती है। इससे हमारी ख्याति अपने आप ही बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है और जिसके लिए कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता। कुछ लोग समझदारी दिखाने और ख्याल रखने की कमी को पैसा से पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों का समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझे तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम भी दूसरों को समझें। किसी के साथ संवाद कायम करने के लिए उसे समझना जरूरी है। उदार बने, प्रैक्टिस जेनरसिटी। उदारता भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। उदार होने का मतलब है हम बिना किसी के कहे औरों का ख्याल रखें और उनके लिए सोचे विचारें। उदार लोगों को जिंदगी जैसे नेमतें देती हैं और स्वार्थी लोग उसकी उम्मीद सपने में भी नहीं कर सकते। दूसरों का ख्याल रखें क्योंकि स्वार्थी होने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। व्यवहार कुशल बने, बी टैक्टफुल। किसी भी रिश्ते में व्यवहार कुशल का काफी महत्व है। व्यवहार कुशल होने का मतलब है किसी व्यक्ति को नाराज किए बगैर अपनी बात कह देने की काबिलियत। दयालुता, काइंडनेस। पैसे से बहुत महंगा कुत्ता तो खरीदा जा सकता है मगर वो पूंछ हमारे प्यार और दयालुता की वजह से हिलाएगा। दया का भाव जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने में कब देर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसके बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है बजाय इसके कि उसके मरने पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए जाए। दयालुता की भावना इंसान में अच्छी
अनुभूति पैदा करती है, चाहे व्यक्ति इस भावना को किसी और के लिए दिखाए या दूसरे लोग उसके प्रति दिखाएं। मीठी बोली बोलने से जीभ को कोई तकलीफ नहीं होती। 21वां कदम, हर रोज सिर्फ शिष्ट बनने का प्रयास करें। स्टेप 21, प्रैक्टिस कॉर्स्टी वन डेली बेसिस। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना। यह उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन्हें खोलना मुश्किल है। एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीवन में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन तहजीब वाला नहीं है। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती हैं और बड़ा फर्क डालती हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? सीधा सा जवाब है नहीं। क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा है? हम में से बहुतों को छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। छोटे छोटे त्यागों का ही नाम शिष्टाचार है। इंसान को ये छोटे छोटे शिष्टाचार ही आगे ले जाएंगे, ना कि चालबाजियां। शिष्टाचार हमारे नैतिक व्यवहार की ही एक शाखा है। इस पर खर्च ज्यादा नहीं होता लेकिन इससे हासिल बहुत कुछ होता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा या इतना व्यस्त नहीं होता कि वो अपने व्यवहार को शिष्ट ना बना पाए। शिष्टाचार का मतलब है किसी बुजुर्ग या अपंग को बैठने के लिए अपनी जगह दे देना। शिष्टाचार एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में जाहिर किया जा सकता है। इसमें लागत कम लगती है और लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। इससे दूसरे व्यक्ति की नजरों में आदमी की कीमत बढ़ जाती है। शिष्ट होने के लिए विनम्र होना जरूरी है। यह अफसोस की बात है कि लोग अपने अच्छे गुणों से भटक कर नीच बन जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को गर्व से कहते सुना है, तुम नहीं जानते कि मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। जहां भी संभव हो शिष्टाचार के बीज अवश्य बिखेरें। इनमें से कुछ जरूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी और दूसरों की नजरों में ऊंचा उठाएंगे। व्यवहार मैनर्स। शिष्टाचार और व्यवहार मैनर्स साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्ट व्यवहार करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से गर्मजोशी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार करना। रूखा व्यवहार करने के बजाय यदि हम शिष्ट व्यवहार करें तो इससे आत्मसंतुष्टि मिलने के साथ ही और भी कई फायदे होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ज्यादातर लोग शिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करते। रूखे और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं मगर ज्यादातर लोग ऐसा व्यवहार करने वालों से दूर रहना चाहते हैं और ऐसे लोग आखिरकार नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से इस शिष्ट व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और वे बड़े होकर परिपक्व एवं दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सकें। एक बार शिष्ट व्यवहार सीख लेने पर वो उम्र भर साथ रहता है। वो दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नजरिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती हैं लेकिन मेहरबानी करके शुक्रिया और मुझे माफ कर दीजिए जैसे छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करके इंसान काफी लंबा रास्ता तय कर सकता है। याद रखें, शिष्ट व्यवहार के बदले शिष्ट व्यवहार मिलता है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा और जितनी बार हो सके उतनी बार करें। शुरुआत के लिए इससे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मगर बाद में आपको उसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे इंसान की पहचान है और शिष्टाचार विनम्रता का दूसरा नाम है जिसमें थोड़ी सी लागत लगाने से किसी अकेले इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे संगठन को फायदा मिलता है। आपने देखा होगा जब कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो कोई दूसरा आदमी बीच में कूदकर चुटकुले की आखिरी लाइन सुनाकर दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और जब सब लोग हंस पड़ते हैं तब वो ये बताता है कि उसने ये चुटकुला कहाँ पढ़ा। इससे उस आदमी की बेहतर जानकारी भले जाहिर हो मगर यह घटिया व्यवहार है। शिष्टाचार अच्छी परवरिश की पहचान है। कॉस्टी शोज गुड अपब्रिंगिंग। बहुत से परखत और प्रतिभाशाली लोग सफलता इसलिए नहीं पा सके कि उनमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी थी। विनम्रता और शिष्टाचार सब होने की निशानी है। असभ और बदतमीज सभ्यता की कमी को दर्शाता है। दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और शिष्टता का बर्ताव करें। कठोरता एक कमजोर आदमी की झूठी ताकत है। 22वां कदम, हंसाने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। स्टेप 22, डेवलप ए सेंस ऑफ ह्यूमर्स। कुछ लोग खुश मिजाजी किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए। इसमें आपने अपनी कमियों पर भी हंसने की ताकत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिन अजीज और आकर्षक बना देती है। अपने पर हंसना सीखें क्योंकि यह सबसे ज्यादा महफूज मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने का शक्ति मिलती है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द और कुदरती दवा है।
हंसी मर्ज को मिटा भले ना सके, लेकिन उसके दर्द को बेशक कम कर सकती है। हंसने हंसाने में स्वस्थ रहने की शक्ति है। द हीलिंग पावर ऑफ ह्यूमर, एनाटॉमी ऑफ इन इलनेस के लेखक डॉक्टर नरीमन कजिन का इस बात का जीती जागती मिसाल है। इंसान अपनी लाइलाज बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। उनके बचने की आशा ना के बराबर 500 में से एक की थी, लेकिन कजिन यह साबित करना चाहते थे कि अगर मन की शक्ति चीज़ों पर असर डालती है तो वो इसे साबित कर दिखाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर बुरे ख्याल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पैदा कर सकते हैं तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अच्छे भाव जैसे खुश मिजाजी और हंसना शरीर में फायदा पहुंचाने वाले केमिकल को पैदा करेंगे। वे अस्पताल छोड़कर होटल में एक कमरे में चले गए और वहां उन्होंने बहुत सारी हंसी मजाक वाली फिल्में देखनी शुरू की। इस तरह उन्होंने वास्तव में खुद को हंसते हंसते ही ठीक कर दिया। बेशक दवाइयाँ जरूरी हैं, मगर मरीज के जीने की इच्छा शक्ति अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी ही ज़रूरी है। एक फनी बैन जीवन रक्षक भी हो सकती है और साथ ही जीवन की मुश्किलों का सामना करना थोड़ा आसान कर देती है। 23वां कदम, दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और ना ही उन्हें नीचा दिखाएं। स्टेप 23, डो नॉट बी sarcastic एंड पुट अदर्स डाउन। घटिया किस्म के हंसी मजाक में ताने कसने, दूसरों को नीचा दिखाने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें शामिल होती हैं। जिस मजाक में दूसरों पर कसे जाने वाले ताने शामिल हो वो घटिया किस्म का होता है। किसी चोट पहुंचाने वालों को माफ करना अपमान करने वालों को माफ करने से ज्यादा आसान होता है। जब किसी को शर्मिंदा होना पड़े, जब कोई दिल में दुख लेकर जाए, जब किसी महान चीज को छोटा बना दिया जाए, जब किसी की कमजोरी हंसी का कारण बने, जब किसी चीज को मजेदार बनाने के लिए बेअदबी की जरूरत पड़े, जब एक बच्चे को रुला दिया जाए और जब हर कोई हंसी में शामिल ना हो सके, तब वह एक घटिया जोक होता है। इसे कहा है क्लिफ पामल ने। दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर मजा हासिल करने वाले इंसान को हर चीज सब तब तक मजाक लगती है जब तक वो दूसरों पर बीतती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मजा लेने के लिए लड़के मेढकों को पत्थर मारते हैं, लड़कों का मजा मेढकों की मौत बन जाता है। ये मेढकों के लिए मजे की बात नहीं है। हंसी का उपयोगी या खतरनाक होना इस बात पर निर्भर होता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ हंस रहे हैं या उस पर हंस रहे हैं। जब हंसी का मकसद दूसरों का मजाक या हंसी उड़ाना हो जाए, तब यह ना तो मासूम होती है ना ही अच्छा प्रभाव छोड़ती है। दूसरों की भावना को चोट पहुंचाना क्रूरता की निशानी है। कुछ लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है। ताने देने की आदत लोगों को हमसे दूर करती है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के खतरे से बचने के लिए कटाक्ष भरे मजाक से बचें। 24वां कदम, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। स्टेप 24, टू हैव ए फ्रेंड बी ए फ्रेंड। हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं हमें भी अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। तजर्बा यही बताता है कोई इंसान पूरा नहीं होता, कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती और कोई जीवन साथी भी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरह की परेशानी के बदले दूसरे तरह की परेशानी लगती है। पश्चिम में 20 साल तक रहने के बाद मैंने पाया है कि यहाँ तलाक की दर बहुत ऊंची है और जब लोग दूसरी शादी करते हैं तो पाते हैं कि उनके नए जीवन साथी में पहले जीवन साथी वाली कमियां तो शायद ना हो, लेकिन दूसरी तरह की बहुत सी कमियां होती हैं। इस तरह लोग नौकरियां बदलते हैं या कर्मचारियों को नौकरी से यह सोचकर निकालते हैं कि वो बदले में बेहतरी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक कमी से छुटकारा पाया तो दूसरे गले पड़ गई। चलिए इन चुनौतीपूर्ण का सामना करने की कोशिश करें। तलाक और नौकरी से निकाले जैसे कदमों का पहला नहीं बल्कि आखिरी सहारा बनाएं। त्याग, सैक्रिफाइस। दोस्ती त्याग मांगती है और इम्तिहान लेती है। दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा और समझदारी की जरूरत पड़ती है। त्याग बस यूं ही की जाने वाली चीज नहीं है, इसके लिए अपनी आसानियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। स्वार्थ की भावना दोस्ती को तोड़ देती है। हल्के फुल्के रिश्ते तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती बनाने और कायम रखने के लिए समय और प्रयास को जरूरत होती है। दोस्ती इम्तिहान की घड़ियों से गुजर कर ही मजबूत बनती है।
हमें झूठे रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। सच्चे दोस्त कभी अपने दोस्तों का नुकसान नहीं चाहते। सच्ची दोस्ती जितना लेती है उससे ज़्यादा देती है और परेशानियों में भी मजबूती से टिकी रहती है। सुख के साथी फेयर वेदर फ्रेंड। एक सुख का साथी उस बैंकर की तरह होता है जो आसमान साफ होने पर तो छाता उधार देता है, लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। दो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें एक भालू मिला। उनमें से एक तो झटपट पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा ऐसा ना कर सका, इसलिए वो जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू उसके कान के पास अच्छी तरह सूंघकर चला गया। पहले आदमी ने पेड़ से उतरकर दूसरे से पूछा, भालू ने तुमसे क्या कहा? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, उसने कहा कि ऐसे दोस्त का विश्वास मत करो जो खतरा आने पर उसे भुगतने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। कहानी का संदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। आपसी विश्वास और भरोसा हर दोस्ती की बुनियाद है। लोग अलग अलग कारणों से दोस्त बनते हैं। पीपुल मेक फ्रेंड्स फॉर डिफरेंट मोटिव्स। दोस्ती कई तरह की होती है। पहला, सुख के साथी। ऐसे लोग तभी तक दोस्त रहते हैं जब तक दोस्ती में खुशी और मजा है। खुशी जाती है तो ऐसे दोस्त भी चले आते हैं। दूसरा, सुविधा की दोस्ती। ऐसी दोस्ती कुछ हासिल करने के लिए की जाती है और टिकाऊ नहीं होती। ये 3 तरह की होती है। ए, नज़दीकी। इस तरह की दोस्ती का एक नमूना पड़ोसी से की जाने वाली दोस्ती है। उसके साथ रिश्ते बनाना सुविधाजनक होता है। हम दोनों साथ साथ हंसते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांटते हैं। इमरजेंसी की हालत में मदद पाने के लिए बगल में उसी का दरवाजा होता है। उसके साथ रिश्ते बनाए रखना आसान भी होता है, लेकिन नज़दीकी खत्म होने पर ऐसी दोस्ती भी खत्म हो जाती है। बी, फायदा। ऐसी दोस्ती मतलब के लिए होती है। उसकी पहुंच ऊपर तक है, वो पैसे वाला है, साधन संपन्न है, वो डॉक्टर है, वकील है। उसके रिश्ते बनाना किसी दिन फायदेमंद हो सकता है। इस तरह की दोस्ती ऐसे नजरिए से की जाती है। इस तरह के रिश्तों की उपयोगिता खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। सी, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये दोस्ती जब तक बरकरार रहती है जब तक दोनों का दुश्मन एक है, लेकिन उस दुश्मन के जाने पर वो दोस्ती भी चली जाती है। पॉइंट नंबर 3, सच्ची दोस्ती एक दूसरे की इज्जत पर आधारित होती है। सच्चे दोस्त वे लोग होते हैं जिनके मन में एक दूसरे के लिए भलाई होती है और वे उसी हिसाब से काम करते हैं। इसका आधार चरित्र और वचनबद्धता होते हैं। इसी तरह की दोस्ती में दोनों तरफ से अच्छाई हमेशा बनी रहती है। ऐसी दोस्ती हमेशा बनी रहती है। खुशहाली में दोस्त बनते हैं, लेकिन मुश्किलें उनके असली रूप में को दिखाती और जाहिर करती हैं। मतलबी दोस्त का वर्णन इस कविता में क्या खूब किया गया है। आप खुश होंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आप दुखी होंगे तो वे आंखें चुराएंगे। वे आपकी सारी खुशियां बांटना चाहते हैं, मगर उन्हें आपका दुख नहीं चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। आपके दुखी होने पर वे आपसे किनारा कर लेंगे। आपके मधुरतम पैसे को कोई नहीं नकारेगा, मगर जिंदगी के कड़वे घूंट आपको अकेले ही पीने पड़ेंगे। इसे कहा है एल्ला विलर विस्कॉस। सच्ची दोस्ती में मदद करना एक दूसरे पर एहसान नहीं होता, ये दोस्ती की साझ अभिव्यक्ति होती है, उसका मकसद नहीं। अगर एक दूसरे से मदद हासिल करना दोस्ती का मकसद बन जाए तो मकसद खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। रिश्ते अपने आप नहीं बन जाते, उन्हें बनाने में समय लगता है। रिश्ते ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार और रूखे व्यवहार की वजह से नहीं, बल्कि दयालुता, आपसी समझ और आत्मत्याग के आधार पर बनते हैं। रिश्तों को महत्व देकर उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और एक बार रिश्ते बन जाएं तो उन्हें पीछे पौधे की तरह सींचना चाहिए। कोई भी पूर्ण नहीं होता, संपूर्णता की तलाश करने में निराशा ही हाथ लगती है। दोस्ताना सहयोग, फ्रेंडली कोऑपरेशन। बिना दोस्ताना सहयोग के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। एक खुशमिजाज शख्सियत संतुलन को बनाए रखते हुए खुले दिमाग वाली और हालात के अनुसार ढलने वाली होती है। खुले दिमाग का मतलब ढीला ढाला या असहाय व्यवहार नहीं होता। इसका मतलब किन्हीं हालत में नाप तोलकर सही समय पर जिम्मेदारियों के साथ सही कदम उठाना होता है। खुले दिमाग का मतलब सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता करना भी नहीं होता। 25वां कदम, दूसरों की भावना को महसूस करें। दूसरे से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तौलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरों की अनुभूतियों को समझना है। जिनमें यह गुण होता है वे खुद को ये सवाल पूछते हैं, मुझे तब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे बारे में ऐसा व्यवहार करता। एक पिल्ला ए पपी।
एक बच्चा फालतू जानवरों को दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहाँ 4 पिल्ले साथ बैठे थे, जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा, क्या वो उन्हीं बिकाऊ पिल्लों में से एक था और वो अकेला क्यों बैठा था? दुकानदार ने जवाब दिया, वो उन्हीं में से एक है, मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा, उसमें क्या कमी है? दुकानदार ने बताया कि वो जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और उसके पूंछ के पास के अंगों में भी खराबी है। बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करेंगे? तो उसका जवाब था, इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा, क्या वो उस पिल्ले के साथ खेल सकता है? दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं? बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला किया कि वो उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा, यह बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी के $48 लेने अपनी माँ के पास दौड़ा। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने डॉलर क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही डॉलर में एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाएं पैर से पैर हटाई। उसकी आंख में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले आ सकते हो। इसी को दूसरे की भावनाएं समझना कहते हैं। हमदर्द बने, बी सिंपैथेटिक्स। जब आप दुख बांटते हैं तो ये कम हो जाता है, जब आप सुख बांटते हैं तो ये बढ़ जाता है। सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? सहानुभूति का मतलब है मैं समझता हूं तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। सहानुभूति का मतलब है तुम्हें जो महसूस होता है वो मुझे भी महसूस होता है। ये दोनों ही मन की जरूरी भावनाएं हैं, लेकिन इन दोनों में से दूसरों के भावों को महसूस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सहानुभूति ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने ग्राहकों, मालिकों, कर्मचारियों और परिवार के लोगों के मनोभावों को खुद भी महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते कैसे हो जाते हैं, या और अच्छे हो जाते हैं। इससे आपसी समझबूझ, निष्ठा, मन की शांति और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। आप किसी व्यक्ति, समाज या देश के चरित्र का पहचान करते हैं। यह बहुत आसान है। सिर्फ ये देखिए कि व्यक्ति या समाज इन 3 तरह के लोगों से किस तरह पेश आता है: अपाहिज, बुजुर्ग, अपने मातहत या जूनियर। सिर्फ इन 3 तरह के लोगों से ही क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए बराबरी में खड़े नहीं हो सकते। एक अच्छा इंसान बने, बी ए बेटर पर्सन। प्रतिज्ञा करें कि आप छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमजोर व गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आने की, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी न कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते हैं। इसे कहा है लॉयड शियर्त ने। कार्य एक्शन प्लान नंबर 1, अपने कामों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए वचनबद्ध हो। पॉइंट नंबर 2, इनमें से हर श्रेणी में कम से कम एक ऐसे कोच का उल्लेख करें जिनसे आप पहले से बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। पॉइंट नंबर, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप कौन से 3 कामों को करने के लिए वचनबद्ध होंगे? अपनी वचनबद्धता को लिखें और अपने 21 दिनों तक रोज पढ़ें। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 खत्म हुआ। आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।